विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 287वीं और 51वीं उत्तर प्रदेश की आभासी राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसका विषय प्रगतिवादी युग सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय एवं उनकी रचनाएं, इस विषय पर आज की गोष्ठी रखी गई है। ये आभासी गोष्ठी, इसमें मैं डॉक्टर रश्मि चौबे संचालिका आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज सभी को पता है, आज अक्षय तृतीया है। उसका अलग अलग कारण से बहुत विशेष महत्व है। और सतयुग की शुरुआत हुई थी। आज द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया गया था। कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था। गंगा जी भी आज ही अवतरित हुई थी। अनेक प्रकार से। और स्त्रियां तो आज के दिन सोना खरीदती हैं, इसलिए शायद उनके लिए ऐसे भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो आप सभी को आज के इस विशेष दिन पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के दिन में सभी लोग इन चीजों से प्रभावित हुए होंगे और मनाई होगी कुछ ना कुछ, सबके यहाँ होता है। सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और चलते हैं आज बुधवार 30 तारीख है, 7 बजे ये गोष्ठी रखी गई है। इस गोष्ठी में सरस्वती वंदना हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर शैली भागवत जी। आस इनका उपनाम है, इंदौर से है, इंदौर मध्य प्रदेश से। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है महोदया, सरस्वती वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रश्मि जी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और विश्व साहित्य सेवा जो संस्थान है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, इसमें पहली बार मैं शिरकत कर रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी सम्मानित मंच के सभी जो रचनाकार हैं, सदस्य हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी सखी कृष्णा जी और पुष्पा जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस सरस्वती वंदना का सुअवसर मिला है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इंदौर से हूँ और पिछले 4-5 वर्षों से मैं लेखन से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं अपनी माँ शारदे की स्तुति रखती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती वरदान दो, हमें ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो। माँ सरस्वती वरदान दो, हमें ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो। वीणा की एक झनकार से अज्ञानता को तार दो। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, वरदान एक ऐसा मिले जो भावों में मेरे रंग भरे। हर स्वर में बस भक्ति बहे और ज्योत शिक्षा की जले। जीवन बने एक रागिनी, जीवन बने एक रागिनी, ऐसी कृपा कर शारदे। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, सद्बुद्धि और मार्ग पर बढ़ते रहे मेरे कदम। व्यवहार में हो सौम्यता आ जाए और विनम्रता। बल बुद्धि और विद्या बने बरसे सदा माँ शारदे। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, भावों की यूं गंगा बहे, दुख सबका भी मैं कह सकूं। छंदों का कर श्रृंगार मैं शब्दों में ढाल रच सकूं। कलम में भर आशीष और शब्दों में बस माँ शारदे। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती,
कलम में भर श्रृंगार और वाणी को और निखार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ सरस्वती वरदान दो, हमें ज्ञान दो, हमें ज्ञान दो। वीणा की एक झनकार से अज्ञानता को तार दो। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। बहुत धन्यवाद और बहुत अक्षय तृतीया पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मीठे कंठ से आपकी सरस्वती वंदना, और मेरे ख्याल से स्वरचित थी मैम, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि मैंने अभी सुनी नहीं है कहीं, तो ये ये और भी स्वरचित है, मैं भूल गई थी, मैंने आज ही लिखा फिर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर और बहुत सुमधुर गायन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती की कृपा इस मंच पर बनी रहेगी। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो, आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। आपने बहुत सुंदर शुरुआत की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम स्वागत भाषण हेतु आदरणीय डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी, जो महासमुद्र छत्तीसगढ़ है, जो इनका नाम ही स्वयं सरस्वती है, तो इनके लिए कुछ शब्द क्या कहूँ मैं। ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय महोदया डॉक्टर सरस्वती वर्मा मैम को, जो कि आजकल काफी कहते हैं ना एक्टिव हो गई है, मुझे हाँ ज्यादातर मंचों पे दिखाई दे जाती है। स्वागत है आपका। धन्यवाद रश्मि मैम, और आप सभी मंच पर उपस्थित प्रबुद्धजनों को मेरा सादर नमन। जैसा कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 287वीं उत्तर प्रदेश की 91वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में, जिसका आज का विषय है प्रयोगवाद, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय एवं उनकी रचनाएं, और आज के इस साहित्यिक महत्वपूर्ण विषय की गोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे हमारी परम आदरणीय विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की अध्यक्ष महोदया आदरणीय आपका मैं हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ मैम। और साथ ही विश्व हिंदी साहित्य सेवा प्रयागराज के सचिव महोदय परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर का भी मैं स्वागत वंदन करती हूँ। सर जो है अभी प्रस्तावना भी प्रस्तुत करेंगे। सर आपका सादर वंदन है। और साथ ही आज की आभासी गोष्ठी में वक्ता के रूप में हमें लाभान्वित करेंगे आदरणीय डॉक्टर शेख आफ्ताब अनवर सर, पुणे महाराष्ट्र से। सर आपका हार्दिक वंदन है। और हमारी अगली वक्ता के रूप में जुड़े हैं बेंगलोर कर्नाटक से आदरणीय डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला मैम, जो आज के विषय पर अपना विचार व्यक्त कर हमें लाभान्वित करेंगे। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन करती हूँ। और अगली वक्ता के रूप में ही हमारे साथ है अलवर राजस्थान से आदरणीय श्री सुरेश तनेजा सर। सर आपके ज्ञानवर्धक जानकारी हमें प्राप्त होगी, और इसके लिए मैं आपका हार्दिक वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अभी अभी जो माँ सरस्वती की वंदना इतनी मधुर वाणी से स्वरचित वंदना प्रस्तुत की आदरणीय डॉक्टर शैली भागवत मैम इंदौर मध्य प्रदेश से। मैम आपका भी आज की गोष्ठी में स्वागत वंदन करते हैं। और आज की गोष्ठी की संयोजक हमारी आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव मैम, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। मैम आपका हार्दिक स्वागत वंदन और आभार भी कि आप मुझे स्वागत का अवसर प्रदान किए। और कार्यक्रम का सदैव सफल संचालन करने वाली हमारी आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे मैम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। मैम आपका स्वागत वंदन करती हूँ। और इस गोष्ठी में जुड़े हमारे अतिथिगण श्रोताओं का जो सम्मान पूर्वक आभार व्यक्त करेंगे हमारी सखी, हमारी दीदी आदरणीय डॉक्टर कृष्णा मनीश्री मैम, मैसूर कर्नाटक से। मैम आपका भी स्वागत वंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे आज की गोष्ठी में जुड़े हैं हमारे विद्वजन संस्थान के कार्यकारिणी अध्यक्ष परम श्रद्धेय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर आपका भी स्वागत वंदन करती हूँ। और साथ ही हमारे इसमें पटल पर जो दिखाई दे रहे हैं विजय भारती मैम, चंदा, अवंतिका,
श्वेता, आप सभी का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप सभी का स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी की उपस्थिति से ही हमारा यह जो गोष्ठी है वह सफल होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देती हूँ, आप सभी का स्वागत करते हुए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मैम। हसमुख प्रसून सिखलाते हैं, पल भर भी तो हंस पाओ, अपने ओर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। आपने जैसे कि शब्द सुमरों से सभी का स्वागत किया, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब चलते हैं गोष्ठी की ओर। तो प्रस्तावना के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर को, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे संस्थान के सचिव हैं। इनके लिए अज्ञेय की चंद पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। और संस्था चलाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें दुख सुख सब आते रहते हैं, कभी कोई जुड़ता है, कोई हटता है। अभी भी हमारा एक वृद्ध आश्रम का कार्य चल रहा है, उसमें आप सभी जितना सहयोग कर सकें कीजिए। तो सर ऐसे अनेकानेक उनके प्रकल्प चलते रहते हैं, जिसमें कभी ऊंच नीच सब चलता रहता है, लेकिन सर बहुत अच्छे से उन सभी को निभाते हुए और इतने अच्छे से संस्था को चला रहे हैं। उनके लिए मैं नमन करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है उनका प्रस्तावना हेतु। ससम्मान स्वागत है सर। धन्यवाद रश्मि जी। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रही संस्थान की सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी राम टेके जी, वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर शेख आफ्ताब अनवर जी और डॉक्टर इंदू झुंझुनवाला जी, गोष्ठी का संयोजन कर रही श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी, स्वस्ति वंदना करने वाली डॉक्टर शैली भागवत जी और स्वागत उद्बोधन देने वाली डॉक्टर स्वस्ति वर्मा जी, और जो अभी आभार व्यक्त करेंगी डॉक्टर कृष्णामणि श्री जी, मैसूर कर्नाटक से, तथा इस गोष्ठी का एक लंबे समय से सफल और सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर रश्मि चौबे जी। यह हिंदी साहित्य को लेकर के हम लोगों की 91वीं गोष्ठी है, यानी पिछले 51 महीने से हम लोग हिंदी साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं और आदिकाल से चलते चलते हम लोग आज यहाँ तक प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ है पिछले महीने। अभी ये प्रयोगवाद का ये दूसरा माह है। इस गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं उनको आजकल पढ़ने की रुचि कम हो गई थी, श्रव्य के माध्यम से हम उनको जानकारी प्रदान कर सके। हालांकि शुरू में हम लोगों को बहुत समस्या आती थी, जब हम लोगों ने आदिकाल और सब किया तो उस पर वक्ता ढूंढना बड़े मशक्कत करनी पड़ती थी हम लोगों को। एक एक वक्ता ढूंढने के लिए 4 लोग हम लोग का शेख सर जो हमारे तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो मैं कई विश्वविद्यालयों में फोन करते थे, पता करते थे कौन व्यक्ति इस विषय पर जानता है, लेकिन उसमें भी बढ़िया निकल गया। और वर्तमान में तो खैर विषय, चूंकि वर्तमान लगभग सभी साहित्यकार जो अब आएंगे वो उनको जानने वाले लगभग हर जगह, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में मिल जाएंगे। तो अब तो वक्ताओं के नाम अपने आप काफी हद तक आने लगते हैं, वो लोग उस मेल पे या उस तरह से सूचनाएं मिलने लगती हैं। तो एक वक्ताओं की समस्या जो हम लोग सामने बहुत पहले ज्यादा थी, वो अब आसान हो गई। अब इधर जब तक ये गोष्ठी चलेगी इधर तब तक तो आसानी रहेगी। हम लोग का इसके अलावा जो राष्ट्रीय जो गोष्ठियां हम लोगों की, एक बाल संसद है जिसकी प्रभारी डॉक्टर रश्मि चौबे जी ही हैं। तो एक प्रथम रविवार को हम लोग बाल संसद का रहता है,
और 15 तारीख को एक हम लोग का आयोजन होता है सामाजिक विषयों को लेकर के, जो समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे होता है। इससे अभी इस बार 15 मई को है घर के बुजुर्ग बोझ या जरूरत, जिसमें हम लोगों ने केवल 35 वर्ष के कम उम्र के वक्ताओं को ही रखा इस बार, कि हम लोग हैं या जो हम लोग से अधिक उम्र के हैं या जो हम लोग के छोटे से आसपास के हैं, उनका तो एक बार है कि उनको तो पता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को जानने के लिए तो हम लोगों ने इस बार रखा है कि जो 35 वर्ष के कम के पुरुष या महिला होंगे वही वक्ता होंगे इस बार। इस तरह से तीसरे रविवार को हम लोगों का होता है युवा संसद का कार्यक्रम, जिसमें 16 से लेकर के 30 साल तक के युवा वो उनके विषयों पे उनकी कविताएं कवि चर्चाएं होती हैं। और चौथा जो कार्यक्रम 30 तारीख का होता है, ये इसकी तिथि फिक्स है, ये हिंदी साहित्य पे। तो ये हम लोगों की 4 गोष्ठियां जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा होती हैं। बाकी जो अन्य राज्य हमारी इकाइयां हैं, अलग अलग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो इकाइयां हैं वो अपने अपने राज्यों के साहित्यकारों के बारे में, वहाँ के पर्यटन स्थल, वहाँ के तीर्थ स्थल, वहाँ के दर्शनीय स्थल जो भी हैं उनके बारे में, वहाँ की स्थानीय इकाइयों के कार्यक्रम, उनकी तिथियां अलग अलग सबकी हैं, सबका जिक्र करने में समय ज़्यादा लगेगा। वो अपनी अपनी स्तर से वो अपना अलग आयोजन करती हैं। एक अपनी पत्रिका भी निकलती है विश्व समाज नाम से, जो अभी हम लोग सितंबर में उस पत्रिका का भी सितंबर में 25 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो इस अवसर पे हम लोग एक रजत जयंती विशेषांक भी निकाल रहे हैं। और इसके अलावा जो आज की आभार प्रस्तुत करेंगी कृष्णा मणिश्री जी, जो उनका प्रभार क्षेत्र है संन्याश्रम। तो हम लोग प्रयागराज में एक संन्याश्रम का कार्य चल रहा है, जिसकी हम लोग अक्टूबर में उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं। उसमें पूरा प्रकल्प तो हम लोग का है कि वृद्ध, अनाथ बच्चे, निराश्रित महिलाएं जिनका कोई आश्रय स्थल नहीं, उनके लिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हों, और ये पूरा प्रकल्प है। लेकिन अभी प्रकल्प बहुत बड़ा है, लेकिन प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। कभी कभी गति उसकी कछुए की होती है और कभी खरगोश की गति को नहीं प्राप्त कर पाया है कि हम लोग उसको कर सकें, लेकिन चल रहा है। सबसे ये है कि गति गतिमान है, और इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। वक्ता हमारे अभी 2-2 एक वक्ता रश्मि मैडम नहीं बोलेंगे, जो तनेजा जी हैं वो नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, अभी उनका फोन आया था मेरे पास। तो मैं अधिक न बोलते हुए, चूंकि विषय पे जिस पे बात करनी है उस पर हम वक्ताओं को सुनेंगे। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब गोष्ठी में जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी संस्थान के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से जुड़े। निश्चित ही ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो किसी भी अन्य संस्था में आपको नहीं मिलता होगा वह यहाँ पे अवश्य मिलेगा। थोड़ा सा जो कह लीजिए कि दिखावे का जो होता है कि आजकल ज़्यादातर दिखावे का प्रकल्प रहता है, वह यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग केवल काम करने में विश्वास करते हैं, दिखाने में या उसमें बहुत ज़्यादा न मेरा व्यक्तिगत रहता है न संस्था करता है कि हम दिखाने में प्रयास करें। हम लोग, मेरा रहता है कि काम बोलना चाहिए, हम मुंह से न बोलें, काम ही बोले, इतना बोले कि वो फिर जो गूंगा बहरा जो भी हो सबके कान तक वो आवाज पहुंच जाए, हाँ ये संस्था ऐसे ये काम हो रहा है। तो हम कर्म पे विश्वास करते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय नागरी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने आज प्रस्तावना संस्था के बारे में पूर्णतः आपने जानकारी दी। और सचमुच सर कर्म पर ही विश्वास करते हैं और हम सब लोग
भी सर के साथ जुड़कर ऐसा महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भरत शेणकर सर, उनका हार्दिक अभिनंदन है। रेखा रानी जी, माधवी सिंह जी, डॉक्टर शोभना जी, विजय भारती जी, बाबला ग्रेवाल सर, जैन जैन जैनिशा जी, चांदक जी, राणा प्रताप जी, श्वेता मिश्रा जी, अवंतिका कीर्ति सिंह जी, डॉक्टर शैली भागवत जी और अन्य अनेक हमारे साथ शैली भागवत जी ने तो सरस्वती वंदना ही की थी। अन्य अनेक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शोभना जी, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि क्योंकि अच्छे श्रोता ना हो तो वक्ताओं का कुछ उत्साह कम हो जाता है। आज हमारे साथ बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता जुड़े हुए हैं। उनके लिए हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ अब हम चलते हैं हमारे वक्ता के ऊपर। उद्बोधन हेतु आदरणीय स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी का, जो कि बैंगलोर कर्नाटक से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ ये समाज सेवी संस्था और जो कि भाषा के लिए भी कार्य कर रही है, उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था चला रही हैं। ऐसी लोगों को पाकर इस आभासीय पटल पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अज्ञे जी की जो हरी घास पर क्षणभर है, उसी की चंद पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्षणभर हम न रहें, रहकर भी सुने गूंजे भीतर के सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोन लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। और हम भी सोच रहे हैं अभी सीपी बनना चाहते हैं आपके उद्बोधन को सुनने के लिए। स्वागत है, अभिनंदन। कृपया अपना माइक खोल लीजिए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। स्वागत। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप सभी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है और उसके साथ साथ अभी जो मैंने सरस्वती वंदना सुनी और उसके बाद स्वागत उद्बोधन और विशेष करके जो द्विवेदी जी ने जो इस संस्था के प्रकल्पों के बारे में और जो कार्यों के बारे में बताया और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में जैसे कहूँ कि एक सोच होती है ना, दूरदर्शिता होती है और वास्तव में कुछ करने वाली बात होती है, उसको दिखाता है। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन करके और मैं इजाज़त चाहूँगी हमारी जो अध्यक्ष हैं विजय लक्ष्मी जी, उनसे इजाज़त चाहते हुए मैं अपनी बात को रखूँगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विजय लक्ष्मी जी आदरणीय। मैं शुरू करूँ? जी बिल्कुल जी। तो आगे कहते हैं मैं मृत्यु का गीत नहीं गाता, आगे कहते हैं मैं मृत्यु का गीत नहीं गाता, पर मृत्यु है इसलिए गीत स्तवन हो जाता है जीवन का। तो इस पंक्ति को मैंने सबसे शुरू में इसलिए रखा कि यहीं से जो एक यात्रा, जो आगे का जो एक अलग सा व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आ जाता है। और आज का जो विषय है प्रयोगवाद और अज्ञे, तो साहित्य जगत में नई कविता के रूप में जो एक क्रांति लाने वाले प्रतिनिधि के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं, जिनका नाम ही अपने आप में इतना विशाल है कि पूरे नाम, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो उस पूरे नाम को बोलने की प्रतियोगिता रखते थे कि कौन सही से उस नाम को बोल सकता है। तो जो ये प्रतिनिधि जिस वाद का प्रतिनिधित्व रखा गया, इनके नाम के लिए से जोड़ा गया, ये वास्तव में किसी वाद में तो विश्वास ही नहीं करते थे, किंतु उसे प्रयोगवाद कहा गया। तो छायावाद की रूमानियत, प्रकृति सौंदर्य और छंदबद्धता आदि से निकलकर प्रगतिवाद में जिस सामाजिक चिंतन को स्वच्छंद अनुभूति मिली, और निराला की भिक्षुक कविता आप सभी को याद होगी और वो स्कूल में ही हमें बहुत याद हो गई थी क्योंकि बहुत प्यारी सी कविता थी। निराला जो छायावाद के कवि थे और बाद में प्रगतिवाद के बन गए और फिर कहीं ना कहीं प्रयोगवाद भी उनमें झलकने लगा। तो वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर जाता। तो कहाँ छंदबद्ध कविता प्रसाद की और पंत की और महादेवी की, और कहाँ यह छंद मुक्त कविता, और उनके लिए
जो कि एक भिक्षुक के लिए, जो हम सोच ही नहीं सकते कि उसको, जैसे प्रेमचंद ने गरीबों को अपना एक जो किसानों को लेकर के, गाँव को लेकर के जिस तरह से लिखा, तो इस तरह से प्रगतिवाद में लिखा गया। और फिर उस प्रगतिवाद से जो एक नई शुरुआत हुई, जिसे नई कविता कहा जा सकता है, लोगों ने, विद्वानों ने उसे प्रयोगवाद कहा, उसमें जो स्वर मुखरित हुआ। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें उसके पहले प्रगतिवाद में हम देखते हैं सामाजिकता के स्वर ज्यादा मुखरित थे, वहीं प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी चिंतन के स्वर मुखरित होते हैं, और जिसे नवनूतन प्रयोग के रूप में अज्ञेय जी हमारे समक्ष रखते हैं प्रतिनिधित्व के रूप में। और वाद शब्द तो जोड़ दिया गया विद्वानों के द्वारा, पर प्रयोग की जब हम बात करते हैं, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, तो जब हम प्रयोग की बात करते हैं तो किसी वाद के घेरे में होकर नहीं जोड़ा जा सकता इसे। ये और बात है कि समाज और साहित्य के नियमों से अपने आप को सुसंकृत कहलाने का मोह, और हर किसी को परिवर्तन को एक नाम देना चाहता है, जो भी परिवर्तन हो, और देखा जाए तो एक दृष्टि से पहचान के लिए ये आवश्यक भी है। तो अज्ञेय का प्रयोगवाद की अगर हम बात करें तो वास्तविक दृष्टि से प्रयोग अर्थात एक्सपेरिमेंट ही था, एक्सपीरियंस का एक्सप्रेशन, यानी कि अनुभव को अनावृत करने का एक सफल प्रयोग अगर कहा जाए तो वह प्रयोग के रूप में हम प्रयोगवाद के रूप में उसको जान सकते हैं। और तभी अज्ञेय कह पाए कि मैं मृत्यु का गीत नहीं गाता, पर मृत्यु है इसलिए गीत स्तवन हो जाता है जीवन का। और तभी अज्ञेय के गीत भी हमें स्तवन से लगने लगते हैं जब हम उसमें गहराई से उतरते हैं, भले ही उन गीतों में हमें छंद न मिले, हमें वो जो अलंकारों की शोभा हम उसमें खोजे न, किंतु उसमें जो यहाँ यथार्थ और आदर्श का जो एक समन्वय दिखता है, सत्य को सहजता से स्वीकारने की बात होती है, वो आम बात नहीं होती। सत्य तो हम सभी जानते हैं, किताबी स्तर पर भी और अनुभव के स्तर पर ही, पर क्या हम सत्य को स्वीकार करते हैं, इतना सहज नहीं है। और बात जब अपनी मृत्यु की हो तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहते हैं, लेकिन अज्ञेय इस बात को रखते हैं। तो मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए, जो हमारी आज का जो विषय हम लेकर चल रहे हैं उस पर मैं अपनी विचारों को रखती हूँ इस भूमिका के साथ। तो सबसे पहले तो सभी मंचासीन प्रबुद्ध जनों को, मैं सभी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसमें समय होगा, और आप सभी ने बाकायदा नाम लिया है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जैसे द्विवेदी सर जी ने बताया कि वो प्रगतिवाद को लेकर चल रहे हैं, और आदिकाल के लिए उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन अब कठिनाई नहीं है। तो कठिनाई नहीं होगी, आज साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप इतने सुंदर ढंग से हमें पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी दे रहे हैं, और वो भी आज की पीढ़ी के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, और मुझे ये अवसर दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। अब सौभाग्यशाली मैं इसलिए भी मानती हूँ कि ये जो अज्ञेय हैं, ये बचपन से ही मेरे सबसे पसंदीदा उपन्यासकारों में से एक उपन्यासकार रहे हैं। हालांकि वो कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे, लेकिन मैंने जो आरंभिक काल में जब मैंने पढ़ा था स्कूल के समय में, तो मैंने इनकी उपन्यासों को पढ़ा था, और तीनों उपन्यासों को पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। तो इन उपन्यासों से मेरा कुछ ऐसा नाता हो गया था, खास करके नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी, कि आज भी मतलब जब मैं युवा थी, आज से 40 साल पहले उसको पढ़ा होगा, और लेकिन आज भी वो मेरे सिरहाने ये दोनों पुस्तकें जरूर रहती हैं। तो और इनका जो नाम है, उपनाम है अज्ञेय। अज्ञेय मतलब जो जानता नहीं है। तो मैंने बचपन में पढ़ा था कि जो जानता है वह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। तो ये जो अज्ञेय नाम का भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा ही कोई अर्थ रहा होगा, और इन पंक्तियों का अर्थ भी मुझे तब समझ में आ गया था, ऐसा नहीं था जब छोटी थी, लेकिन आज इस पंक्ति को थोड़ा समझने लगी हूँ कि वास्तव में जब हम जानने लगते हैं तो हम जान जाते हैं कि ज्ञान का क्षेत्र इतना वृहद फलक है उसका, कि हम जानने के बाद रह जाते हैं, अज्ञेय ही रह जाते हैं। तो अब अगर अज्ञेय प्रयोग की बात भी वही कर सकता है जो सत्य का अन्वेषी होता है, जो जानता हो, जो अपने आप को ये मानता हो, और
स्वीकार भी कर लेता। स्वीकारना बड़ा कठिन है आज के युग में। तो जब हम हिंदी साहित्य की धारा के रूप में प्रयोग की बात को वाद के रूप में प्रस्तुत होते देखते हैं, तो इसका अर्थ एक यह भी होता है कि एक नवीन धारा जो पुरातन के गर्भ से निकली हो और प्रसव की पीड़ा को झेलते हुए कमल की भांति खिलने को तैयार हो। प्रयोग की बात तो वही होगी ना। इस प्रकार इस धारा में अनुभव की ताकत भी है और कला का सौंदर्य भी, किंतु किसी भी प्रकार के बंधन में रहकर प्रयोग नहीं किए जा सकते। अतः पुरातनता का मोह नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता का बोध अवश्य हो सकता है, क्योंकि उत्पत्ति की भूमि की दृष्टि से। इस प्रकार हमने प्रयोग शब्द को जाना, समझा कि प्रयोग अज्ञे की दृष्टि से प्रयोग क्या था। प्रयोग था नूतनता का, प्रयोग था समाज को कुछ ऐसा देने का जो सब बंधनों से रहित हो, खुलापन हो, और जहां व्यक्ति स्वयं को प्रस्तुत कर सके बिना किसी काव्य शास्त्रीय नियमों के भी। तो तभी अच्छा, आज्ञे कभी आलोचक भी नहीं बनना चाहते थे, फिर भी आज्ञे कहते हैं कि मैंने आलोचक होना कभी नहीं चाहा तो लेखक होना ही चाहा। लेखक में भी कभी उपन्यासकार होने की आकांक्षा प्रधान रही तो कभी कवि होने की, यह दूसरी बात है। लेकिन कालांतर में मैंने मान लिया कि मेरी जैसी दृष्टि है, उसकी जो विशिष्टता है और उसकी जो सीमा है, उसे देखते हुए मैं कवि ही रहूंगा, उपन्यासकार नहीं बनूंगा, यह भी दूसरी बात है। वो कहते तो हैं कि उपन्यासकार नहीं बनूंगा, और इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम उनके रचना संसार को देखते हैं तो उन रचना संसार में काव्य पुस्तकें हमें ज्यादा मिलती हैं, कविताएं ज्यादा मिलती हैं, उपन्यासकार उन्होंने 3 ही लिखे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि 100 लोगों की भीड़ में अगर एक भी आपका दोस्त हो तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही इनके जो ये तीनों उपन्यास हैं, और विशेष करके शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये अपने आप में ऐसे, मैं कहूंगी कि ऐसे स्तंभ है कि इनको उपन्यास कोई रोक नहीं सकता, और वो भी कोई आम उपन्यासकार की बात नहीं हो सकती, क्योंकि इनके उपन्यासों में जो है उसकी चर्चा भले आगे अपने आप को कवि के रूप में देखना चाहते थे। और आदरणीय विद्या निवास मिश्र में भी अज्ञे को लेकर के आज से मैं कहूँ कि विक्रम संवत 2022 यानी कि करीब 2065 की बात होगी, जब उन्होंने अज्ञे नाम से पुस्तक लिखकर इनके कविताओं का संकलन किया था। और उसमें जब इनका परिचय लिखा था तो उन्होंने यही लिखा था कि मैं भी उन्हें मुख्य रूप से कवि ही मानता हूँ, लेकिन बचपन से मेरा जो परिचय हुआ अज्ञे से वो एक उपन्यासकार के रूप में सबसे प्रथम परिचय था। और आज जब अज्ञे की रचनाओं का विषय की बात करती हूँ तो मैं स्वेच्छा से उनके उपन्यासों की इस आधारशिला पर भी बात करूंगी, जो मेरी दृष्टि में साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग के भी श्रेष्ठ उदाहरण हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप नदी के द्वीप देखें या शेखर एक जीवनी भी देखें तो उनमें जिस तरह से उन्होंने उपन्यास को रचा है वह एक आम विधि नहीं है उपन्यास को रचने की भी। उसमें बीच में अंतराल का होना, शेखर एक जीवनी में भी जिस तरह से वो मोड़ देते हैं, सिर्फ कथानक के मोड़ की बात नहीं है, उसमें जो उनका चिंतन है, उसमें जो आध्यात्मिकता है, वो सब कुछ अपने आप में बहुत ही उन्हें बाकी से अलग करता है। तो जब अज्ञे कहते हैं कि समस्या असत्य की नहीं है, समस्या संदिग्ध सत्य की है, पाप की नहीं है, संदिग्ध शिव की है, तभी से मानव के जीवन में प्रयोग की महत्ता निर्विवाद हो जाती है। क्योंकि जहां बात हम संदिग्धता की करते हैं वहां बात जिज्ञासा की आती है, और जब जिज्ञासा आती है तो हम उसको पाने के लिए, उस सत्य को पाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है, सत्य की खोज से प्रयोग शुरू होता है। प्रयोग अगर शिवत्व के लिए भी हो तो सार्वभौम बन जाता है और अपनी सार्थकता करता है। तो अज्ञे में जैसा कि मैंने बताया अपने जीवन में जो 3 उपन्यास थे, उसमें अगर मैं अपने अजनबी की रचना के पीछे की बात करूं तो आप लोगों को पता भी होगा कि अपने अजनबी के पीछे की जो उनकी रचना थी उसका कारण ये था कि वे जब स्वीडन में थे और उस समय वहाँ बर्फ की यात्रा करते करते वहाँ एक स्वीडन कवित्री उन्हें मिलती है जिनका नाम सारा है, और वो अपनी कथा सुनाती हैं, वास्तविक घटना सुनाती हैं, और वहां से उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो अपने अजनबी लिख जाते हैं। तो यह उपन्यास भी मुझे एक प्रयोग ही लगा। पहली बार पढ़ा,
आश्चर्यचकित करने वाला भी लगा, क्योंकि मृत्यु को जीतने के प्रयास में सारी शक्ति लगा देने वाले पात्र के प्रति भी एक अजीब सा भाव है, जो कि अकेले बर्फ के नीचे दबा हुआ है। तो वो एक बहुत ही जिसको कहें कि एक रचना एक छोटी सी घटना को लेकर के उसके उन कुछ महीनों में उसके नीचे बर्फ के नीचे दबे होकर के जीवन को जीने की जो जिजीविषा है, वो वहां पर निकल कर आती है सारी कठिनाइयों के बाद। बात शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप की करूं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि समय की भी अपनी मर्यादा है और आप मुझे समय अभी है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं थोड़ा उस तरह से लेकर थोड़ा जल्दी चल रही हूँ। तो अब अगर हम बात करते हैं शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप की, तो उसको मैंने जब पढ़ा था तो मैंने बताया कि 40 साल पहले पढ़ा था, लेकिन 40 साल पहले पढ़ा था और आज तक पढ़ती आ रही हूँ, इसमें बड़ा फर्क है। तो जैसे लोग रामायण और महाभारत को पढ़ते हैं, मैंने कहा कि वो मेरे सिरहाने ये दोनों किताबें होती हैं, जो कि मेरी बहुत ही पसंदीदा किताबों में से है। विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि एक महत्वपूर्ण साहित्यकार के साथ ही आगे एक अच्छे चित्रकार हैं, सत्याग्रही पर्यटक भी हैं। उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया, क्रांतिकारी आंदोलन में कई बार तो यहाँ पर एक चित्रकार और सत्याग्रही होना, में भी भाग लेना और जेल की यात्रा भी करना, तो एक साहित्यकार के साथ जब इतनी सारी उपाधियां लगती हैं, इतने सारे कार्य क्षेत्र बनते हैं, तो निश्चित ही उनके साहित्य में भी हमें उतनी ही विविधता देखने को मिलेगी। और साथ में भी ये भी कहते हैं कि आज की हिंदी कविता पर भी श्री अज्ञे की अद्वितीय काव्य प्रतिभा की गहरी छाप है। नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अज्ञे को है। प्रतिभा संपन्न कवि, शिल्पकार, हिंदी साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, निर्भीक आलोचक, निबंधकार, संपादक और समर्थ विचारक अज्ञे जी ने जो कुछ भी लिखा वह अपने ढंग का अनूठा है। तो यहाँ पर अगर मैं एक शब्द को इसमें से निकाल करके विश्लेषित करना चाहूँ कि अज्ञे की रचना की विशेषता और सार्थकता स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मेरा वो हाँ मैम, कभी-कभी नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बाद बाकी वैसे आ रही है आपकी आवाज। मैंने आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा क्योंकि सुन पा रहे थे, अच्छा, पर कभी-कभी क्लियरिटी थोड़ी मतलब साफ-साफ थोड़ा आप मुझे बता दें कहीं भी लगे जी, तो। जी, जी। तो यहाँ पर जो विद्यानिवास मिश्र जी जो उनके बारे में फिर से इतनी सारी उपाधियां देते हैं एक साहित्यकार के अंदर की विविधता को बताने के लिए, उसमें जो मैं एक शब्द को ले लेती हूँ, समर्थ विचारक। तो अगर इस समर्थ विचारक को मैं ले लूं तो विचारक होना ही अपने आप में एक विशेषता है मानव व्यक्तित्व की। और जब उस विचारक शब्द में भी विद्यानिवास जैसे प्रबुद्ध गुरुजन समर्थ विशेषण और लगा देते हैं, तो विशेषता की विशेषता प्रत्यक्ष होकर उसका दुगना नहीं, मुझे तो लगता है कई गुना होगा। और उनके इस विचारक होने की समर्थता का गवाह उनका समग्र साहित्य है। इस अर्थ में भी है क्योंकि उसमें मनोविज्ञान के साथ जिस दार्शनिकता को काव्य में लगते हुए कवि के साथ उपन्यास में भी अगले वक्त आई नहीं है तो इनको कर लेते हैं। एक्चुअली कविता में दार्शनिक तत्व को देखते हैं, हम तत्व देखते हैं कि उपन्यास में जिस तरह से एक व्यक्तिवादी उपन्यास में एक व्यक्ति के किसी कुछ पात्रों एक कहानी रची जाती है और वो एक यथार्थ के धरातल पर रची हुई कहानी के अंदर अगर आप अध्यात्म को और दार्शनिकता को एक रस कर पाते हैं, तो यह बताता है कि उनके जितने भी विधाएं हैं उन सब में हमें ये गुण देखने को अपने आप ही मिल जाएंगे। तो जैसे कविता है उनकी, तो उनकी कविता भी जैसे यथार्थ से टकराती हुई आंतरिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में सफल होती है। तो यह भी एक उदाहरण बनता है कि जो उपन्यासों में हमें जो मिलता है, जो मैंने 3 उपन्यासों की बात की और अब मैं काव्य की अगर बात करूं तो कविताओं में भी हमें ये सारी अभिव्यक्तियां बड़े खूबसूरत ढंग से मिलती है। उनके उपन्यास भी कथा के बृहत फलक पर काव्य सौंदर्य से पूरे दार्शनिक तत्वों को उजागर करने का प्रयास करते हैं और यथार्थ को छूकर नहीं निकल जाते, बल्कि वहां से आत्मचिंतन और मंथन आवश्यक रूप से अनायास किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर उनके समस्त रचना धर्मिता की बात करूं तो उनका कथानक या विषय वस्तु एवं काव्य शिल्प के बीच मणि कांचन
संयोग को देखा जा सकता है, जबकि कभी कभी लोग उनके शिल्प पर जोर देते हैं। लेकिन मैं अगर उनको पढ़ती हूँ तो परंपरागत विकास के वो कहीं आकांक्षी मुझे नहीं दिखते, किसी भी शिल्प के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं दिखता, बल्कि वह हमेशा एक नवीन धारा की खोज में भटकते हुए एक यायावर के जीवन के संघर्ष की गाथा कहते। और यही तो था उनका जीवन और जीवन का सत्य, जिसकी तलाश ही उन्हें प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में स्थापित की गई। उन लोगों के द्वारा भी तो उनके खिलाफ थे। जब भी आप कोई नई बात सोचते हैं, जब भी नया चिंतन देते हैं समाज को, तो कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी होने से ज्यादा खिलाफत भी होती है। और वह जो बाद में उन्होंने भी उनको माना, और इसलिए इन सबसे अलग जब अज्ञेय को मैंने पाठ से देखा जो तो मुझे उनमें प्रगतिशील दार्शनिक नजर आया। आरंभ में विदेशी सभ्यता से प्रभावित था, वहां की संस्कृति से प्रभावित था, वहां के दर्शन से प्रभावित था, लेकिन जैसे 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 एक युवा की उम्र होती है, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं, तो उनमें वो समझ विकसित होते होते भारतीय संस्कृति और दर्शन से भी अंततः वह जुड़ जाते हैं। और यही उनके सफर का, जो मैं कहूँ कि एक बहुत ही उत्कृष्ट बिंदु कहा जा सकता है साहित्यिक सफर का भी। तो अगर सरल शब्दों में प्रयोगवाद को समझना हो तो मैं अब कुछ उन बिंदुओं की बात करूंगी जिस पर कि हम इस प्रयोगवाद को समझ सकें, जिसके लिए कि आज जो हमारी चर्चा का आज मुख्य बिंदु रहा है कि प्रयोगवाद अर्थात सत्य की खोज में नवीनता की ओर बढ़ने का कदम। अज्ञेय भाषा में प्रयोगवाद के प्रथम संस्करण के रूप में हमें तार सप्तक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, बाद में चतुर्थ, चार सप्तक की भी बात होती है। इस तार सप्तक का नाम तार सप्तक क्यों रखा उन्होंने उसमें 7 कवियों को लिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और उन 7 कवियों के लिए भी वो ये कहते हैं कि जो 7 कवि हमने लिए वे नवीन थे, इस धारा में नवीन थे, काव्य क्षेत्र में नवीन थे। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका एक कदम नवीनता को आगे लेकर बढ़ावा देने का भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आदर्श की स्थापना भी मैं मानती हूँ। और स्वतंत्र प्रयोग इन्होंने किया। प्रयोग की बात करें तो प्रयोग बंधन में रहकर नहीं हो सकता, अतः वह जो स्वतंत्रता थी उनकी वह शैली में भी दिखती है, भाषा में दिखती है और व्यंजना में भी दिखती है। काव्य की स्वच्छंदता की बात करें तो एक बात और जो इनमें दिखती है, क्योंकि स्वच्छंदता की बात प्रयोगवाद में होने के पूर्व प्रगतिवाद में भी थी, तो प्रयोगवाद की स्वच्छंदता और इसकी स्वच्छंदता में फर्क ये था कि वहां जहाँ सामाजिकता को ज्यादा महत्व था, यहाँ पर व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व किया गया है। अब आप उन्हें गुण माने या अवगुण माने। और जो सत्य का अन्वेषी होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो सत्य के अन्वेषी कभी यथार्थ से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि यथार्थता सत्य के अन्वेषी की बड़ी विशेषता होती है। तो इन सभी दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व के साहित्य में जिसे प्रगतिवाद कहा गया, कुछ तो अवश्य समान हो सकता है, लेकिन जब नवीन धारा की बात होती है तो असमानता होने से ही उसको हम नवीनता का नाम देते हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर हम प्रयोगवाद कह रहे हैं प्रगतिवाद के आगे बढ़कर, तो इसमें नवीनता थी, व्यक्तिगत भावों को प्रश्रय मिला था, और यहाँ पर प्रयोग जो है वो साधन के रूप में था। साथ ही यहाँ पर भाव ही थे जो पाठक तक पहुंचाकर उस भाव में वो स्वयं को भी तलाश कर सके। कोई भी रचना तभी सार्थक होती है जिसमें जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम दर्पण की भांति स्वयं की आकृति को वहां देख सके, स्वयं को जान सके। तो यह एक खास बात प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की। और रही नदी की द्वीप की जो पंक्ति आज अभी रश्मि जी ने भी बताई कि नदी की द्वीप की ये पंक्ति जब हम खोलते हैं पुस्तक को तो सबसे पहले वही चिंतन का विषय बनती है, जो एक दार्शनिक चिंतन कह सकते हैं उसको। जब अज्ञेय कहते हैं कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना वह न चाहे, किंतु जिनको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। और ये पंक्ति मैंने आज से 40-45 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन आज भी मुझे वो पंक्तियां याद रहती हैं। ये इसकी खासियत बन जाती है। और उसके साथ ही वो शैली की एक, मैंने जैसे कहा ना कि वो अंग्रेजी दर्शन से भी प्रभावित थे, वहाँ के काव्य से भी प्रभावित थे, तो वो शैली की एक पंक्ति रखते हैं, वो भी बहुत ही याद रखने लायक पंक्ति है कि हरे भरे द्वीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे और फैले सागर में, नहीं तो थका हरा सागरिक कभी ऐसी यात्रा न कर सकता। तो उपयुक्त पंक्तियां बरबसी दुख भरे जीवन के यथार्थ से भारतीय दर्शन की उस परंपरा की ओर हमें खींच कर ले जाती है जहां हम षट दर्शनों में भी देखें, और बुद्ध के दर्शन में तो 4 आर्य सत्य हम देखते हैं, जहां
बुद्ध कहते हैं कि दुख है और उसका निरोध का मार्ग भी है, और महावीर भी कहते हैं कि यह दुख हमारी अज्ञानता के कारण है। तो शेखर एक जीवनी की यात्रा हो या भुवन और रेखा की, या अपने अपने अजनबी में बर्फ में कैद सारा की, सभी इसी दुख से उबरने का प्रयास ही में ही तो रत हैं, अपने अपने तरीके से। ये और बात है कि इस तलाश में अज्ञेय के पात्र सन्यासी नहीं बन सकते, इसलिए इसे हम धार्मिक ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि वे समाज में रहकर ही स्वतंत्र जीवन के पक्षधर अवश्य होते हैं, और यही प्रयोगवाद विशेषता बन जाती है। तो अगर उनकी कविता की जो बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, तो मैं चाहूंगी कि अंत में मैं उनकी एक दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसे कि उनकी जो एक कविता थी, सत्य तो बहुत मिले। अब देखिए वो इसको किस तरह से रखते हैं कि खोज में जब निकल ही आया, सत्य तो बहुत मिले, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ अपने कुछ पिराने मिले, कुछ दिखावे कुछ बहाने मिले, कुछ अकड़ो कुछ मुंह चुराने मिले, कुछ घुटे मंडे सफोद पेश मिले, कुछ ईमानदार खाना बदोश मिले, कुछ ने लुभाया कुछ ने डराया, कुछ ने परछाया कुछ ने फरमाया, सत्य तो बहुत मिले निकल ही, कुछ पेड़ बड़े मिले, बड़े मिले, कुछ सड़े मिले, कुछ भी जो रैंप वाला वो जो गाना होता है ना कहीं वो यहाँ पर से मुझे लगता है निकला हो। सब सत्य रहे, आया तो बहुत मिले, पर आदरणीय आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मुझे ही नहीं आ रही, आप लोगों को भी नहीं आ रही। हाँ आ रही है सभी? हाँ, अभी आ रही है? अब आ रही। ओके। पर तुम नभ के तुम कि गुहा गहवर के तुम, मोम के तुम, पत्थर के तुम किसी देवता से नहीं निकले, तुम मेरे साथ मेरे ही आंसू में गले, मेरे ही रक्त पर पले, अनुभव के दाह पर क्षण क्षण उकसाती, मेरी अशमित चिता पर तुम मेरे ही साथ चले, तुम्हें तो भस्म हो मैंने फिर अपने भभूत में पाया, अंग रमाया तभी तो पाया, खोज में जब निकल ही आया, सत्य तो बहुत मिले, एक ही पाया। तो देखिए यहाँ पर कितनी दार्शनिकता है। मैं तो इनकी उपन्यासों की बात कर रही थी, लेकिन इनकी हर कविता में मुझे दार्शनिकता मिलती है। तो यही वो दार्शनिकता है जहाँ सत्य का अन्वेषक होकर इनके उपन्यास का नायक ही नहीं, हर पात्र कविता का हो या इनके किसी भी विधा का हो, जहाँ भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों दर्शनों की टकराहट है और समन्वय का प्रयास भी हमें मिलता है। और अंत में इनकी काव्य कला का एक अनुपम उदाहरण और देना, और वह थी इनकी जो काव्य पुस्तक थी अरियो समय सामग्री साम्राज्ञी ज्ञान, हे महा हे थोड़ी सी आवाज गड़बड़ हो रही है मैम, पता नहीं अच्छा, तो नेट की समस्या है क्या, थोड़ा कभी कभी चित्र भी चला जाता है कभी। अच्छा 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं जरा सा चेक कर लूं। तो मैं थोड़ा 1 सेकंड मैं थोड़ा सा जगह बदल जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करती हूँ, मैं अभिनंदन करती हूँ। तब तक मैम अपना माइक ठीक कर रही हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार चतुर्वेदी जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय गुप्तेश्वर उपाध्याय जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। मणि प्रभा जी, लतिका जाधव जी, आशा बोरा जी, पद्मनी भारती जी, महेश प्रभा जी, दिव्याश्री प्रभा जी, आदरणीय डॉक्टर संध्या सिन्हा जी, आदरणीय रश्मि लहर जी, सोनू कुमार जर्नलिस्ट जी, अर्चना त्रिपाठी जी और श्वेता मिश्रा जी। हमारे साथ बहुत सारे आदरणीय शैलजा जी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, और आभार भी। जी मैम, आप महोदय आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब मुझे लगता है देखिए अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही। हाँ, तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। तो मैं आप लोगों को सुना रही थी साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, जो इनकी काव्य संग्रह जो इनका है अरियो करुणा प्रभा में, उसमें से अज्ञेय को जानना हो तो इनकी कोई भी एक रचना पढ़ लो, पूरा व्यक्तित्व निखर कर आता है। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ, फूल में ला न सकी
औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता। जो मुझे सुनाती जीवन के विवल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार जहां तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों, क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम, उस भोली मुग्धा को कपटी डाली से विलगा न सकी। देखिए यहाँ पर इनका करुणा भाव किस तरह से स्पष्ट होता है। और जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है वह भी, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित और पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वही वही प्रत्येक बड़े प्याले जीवन का, वही वही नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का, तेरा हो हे विख्तागत के वर्तमान के पद्मकोश हे महाबुद्ध। तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने इसमें फूल न तोड़ने की अपनी विवशता, फूलों की व्यथा को और उसके जीवन चक्र को सौंदर्य के बोध के साथ अपनी करुणा को पिरोते हुए जियो और जीने दो के दर्शन को उद्घाटित किया है। और जब हम इसे पढ़ते हैं इनकी कविताओं को, तो एक चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और वो बात इनके उपन्यासों में भी है कि जिस भी घटना का या जिस भी समय का वर्णन करते हैं, तो वैसे वो चित्र हमारे समक्ष उपलब्ध होता है। तो ये चित्रकार रंगों के भी थे और शब्दों के चितेरे भी थे। तो अज्ञे की कविताओं में जो अंतर दिखता है उनके मानसिक और बौद्धिक विकास एवं संवेदनात्मक धरातल पर, आज उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि वह कथा जो है एक व्यक्ति के विकास की कथा है। जैसे पहले हम बीज बोते हैं, फिर छोटा पौधा बनता है और फिर वृक्ष बनता है, तो इसी तरह से हम उनके इस विकास को 3 चरणों में देख सकते हैं। तो पहला चरण एक युवा का जो चरण होता है जिसमें विद्रोह होता है और कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद हताशा भी आ जाती है। तो यह जो है उनके जो काव्य संग्रह इत्यलम है उसमें उस तरह की हमें कविताएं मिलती हैं। अब जब वही हताशा के साथ जब शक्ति का संचार होता है, तब बाबरा अहेरी जैसी कविताएं निकल करके आती हैं, जहाँ की व्यक्ति हार जाने के बाद भी हार नहीं मानता। और फिर जब ये एक थोड़ा युवा से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर अब तीसरा चरण आता है जब थोड़ी प्रौढ़ता आती है और उसमें आशा के साथ साथ आत्मचिंतन आता है, जैसे कि जो मैंने अभी आपको अपनी कविता में सुनाया। तो फिर पाने से अधिक देने का चिंतन हो जाता है और एक तटस्थता आ जाती है जीवन के प्रति। और वह आंगन के पार द्वार और अरियो करुणा में प्रभा में, जिसकी मैंने अभी कविता सुनाई, आप देख सकते हैं कि उसमें करुणा भी थी, देने का भाव अधिक था लेने से, और वह उनके अनुभव के कारण वहां पर गुथ जाता है। तो यह 3 जो जीवन के पड़ाव है ना, जिसमें अज्ञे को समझना और आसान हो जाता है। हर व्यक्ति के जीवन के पड़ाव ऐसे ही कुछ होते हैं, लेकिन उसमें जब साहित्य रचा जाता है तो वह एक अलग ही बात बन जाती है। तो मानव मन का दर्पण बन के जब ये कविताएं हमें इस बाबरे अहेरी से मिलवा देती है, मैं कहूँ बाबरे अहेरी उनकी ये कविता संग्रह, तो ये बाबरा अहेरी मुझे लगता है। तो अंततः अज्ञे के उपन्यास हो या कविताएं सभी निश्चित ही अनूठे हैं, अपनी कलात्मकता के साथ संवेदनशीलता को लेकर अनूठे, इसलिए भी अनूठे हैं कि उसमें अध्यात्म है, उसमें दर्शन है, उसके साथ व्यक्तिवादी भावों का अद्भुत समन्वय है। जहाँ कविता का आरंभ तो आप देखें ना, फूल से, पत्तों से, हवा से, पत्थरों से, बहुत ही सामान्य से शब्दों से वो अपनी कविता का आरंभ करते हैं, लेकिन समापन पर वह गहरा तथ्य होता है जिसे मानव मन का सत्य भी अगर कह दूं तो उचित माना जाना चाहिए। और ये सारी विशेषता है अज्ञे की, जिस पर घंटों चर्चा की जा सकती है। घंटों तो मैं कम कह रही हूँ, एक्चुअली इस पर महीनों महीनों चर्चा की जा सकती है। भले ही उन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हों, लेकिन एक एक उपन्यास पर भी न जाने कितने सारे ग्रंथ एक एक विषय को लेकर बन सकते हैं, उनकी दार्शनिकता को, उनकी मनोवैज्ञानिकता को, और उसके साथ साथ एक व्यक्ति के व्यक्तिगत भावों को लेकर, उसके जीवन को लेकर के। और अगर मैं शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप की फिर से बात करूं, तो प्रेम संबंधों को लेकर भी जो त्रिकोणात्मक प्रेम संबंध उन्होंने इसमें बिखेरा है। तो सब कुछ कहने के बाद भी बहुत सारी बातें मैंने कही, आप लोगों ने सुनी और इतना समय मुझे दिया, और फिर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई पक्ष अधूरा रह जाता है, शब्दों की कमी, समय की कमी और कह पाने की कमी से भी। तो जैसे सब कुछ कह चुकने के बाद भी कितना कुछ है जो अनकहा रह जाता है। पर इतना तो तय है, इतना तो मैं कह सकती हूँ अंतिम में, कि भीड़ का हिस्सा अज्ञे कभी नहीं बने,
चाहे वो कितनी भी भीड़ में रहे, उनकी कलम उनकी शख्सियत को सबसे अलग और विशेष रखने में सक्षम रही। और जिसको कहें कि अनेकों विधाओं के चितेरे कहूँ, अनेकों विधाओं के मालिक कहूँ, वह थे अज्ञे, जिन्होंने अपने नाम के आगे अज्ञे लगाया, लेकिन मैं कहूँ उनके नाम के आगे ज्ञे शब्द भी लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी आज डॉक्टर कृष्णा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने सचमुच आज एक बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, क्योंकि सुनना तो कभी कभी संचालक की मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन आप शायद अपने उनके जो उपन्यास हैं उनको साथ में आपके पास में ही रखे रहते हैं और आप उनसे बहुत प्रभावित हैं। यही कारण था या कुछ और कारण पता नहीं, लेकिन आपका उद्बोधन बहुत गजब का था और आपने एक एक चीज को उनकी को उठाया, चाहे वो भावाव्यक्ति हो। आपने बताया कि साध्य भाव है, प्रयोग सिर्फ नवीन है, बाद बाकी भावना भाव प्रधान ही है। आपने बताया कि उनका जिस तरह से जो उनका लेखनी है, पहले युवा की तरह दृष्टिगोचर हुई, फिर वयस्क की तरह, फिर प्रौढ़ावस्था में गई। आपने सभी उनके उपन्यासों की एक एक कविता की आपने यहाँ पर विशेषताएं बताई। बहुत अच्छा एक संपूर्ण सा उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सचमुच हमें बहुत अच्छा लगा कि अच्छा उद्बोधन। आपके जो मैसेज बॉक्स है, सूचना पटल है, उसमें बहुत सारे आपके लिए सूचनाएं कि आपका बहुत अच्छा उद्बोधन है, आप पढ़िए, आपको और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, सचमुच आपका बहुत अच्छा उद्बोधन था। मुझे स्वयं को भी बहुत अच्छा लगा। वैसे जो शेखर एक जीवनी है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब वो उन्हें जेल हो गई थी, तो उन्होंने उनके शब्द में ये है कि इतना बता सकता हूँ, जब आधी रात को डाकुओं की तरह पुलिस मुझे बंदी बना ले गई, थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे दिखने लगा मेरे जीवन का इति अब शीघ्र होने वाला है। 1 मास बाद जब लाहौर से अमृतसर जेल ले गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिनों में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। शायद इसीलिए वो आपको बहुत प्रभावित कर गया। मैं भी जब एमए में थी तब बहुत शेखर सुंदर एक रश्मि जी, मेरा थोड़ा चला गया था जी, नेट, जी। तो मैं बस धन्यवाद देना चाहती थी आपको। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, धन्यवाद और आदरणीय। डॉक्टर कृष्णा जी का विशेष रूप से, और पुष्पा जी का भी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी का, इसलिए कि आप सभी ने मुझे सुना बड़े धैर्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत सुंदर उद्बोधन। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय फरत उन्नीसा जी, आदरणीय डॉक्टर रणजीत सिंह अरोरा जी जुड़ चुके हैं, उनका आत्मीय अभिनंदन है। और बहुत सुंदर उद्बोधन मैम आपका। आपने शेखर एक जीवनी पर, हर चीज पर आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर अपने उद्बोधन में अपने उद्गार व्यक्त किए, और आपने आत्मचिंतन और मंथन की भी बात कही। और सच कहूँ तो अगर एक लाइन में अगर उसे ऐसे बोलूं कि प्रयोगवादी कभी यथार्थवादी हैं, जो उन्होंने महसूस किया वो लिख लिख दिया। और वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं कुछ सोच समझ के नहीं लिखता, जो मन में आता है वही लिखता हूँ, और ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हुए आदरणीय अध्यक्षीय भाषण के पहले हम आदरणीय गुप्तेश्वर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ज्यादा समय नहीं, बस 2 मिनट आपका स्वागत है कि आप कुछ बोलें आशीर्वचन हेतु। आप अपना माइक खोल लीजिए, और आप अपने, सर माइक बंद है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, माइक खोल लीजिए आप अपना, जहाँ पर माइक जैसा बना है अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं। माइक खोलिए। जी जी, आवाज आ रही है सर? मैं स्वागत। बहुत संक्षेप में कहूँगा, बहुत विस्तार, जी किसी को बिना औपचारिकता से। जी जी, स्वागत। मुझे जो है कभी कभी हर लेखकों पे कोई बात चूक जाती है। मैं सोशल वर्कर हूँ, तो उसमें अजय जी जो है, उन्होंने जो लिखा है कि शत्रु एक कहानी उनकी है, आप लोगों ने जानते होंगे। उसमें जब मानव जाति जो है पथभ्रष्ट हो जाता है, नकार में जुट जाता है, विनाश की तरफ जाता है, तो समाज में संत्रस्त और विकृत जीवन से को उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए कटिबद्ध होते हैं, परंतु निराशा हाथ में लगती है और धर्म जो है, समाज भूख से युद्ध करना पड़ता है। तो जो महिला मरे हुए बच्चे को लेकर के जो सड़क पर लौट रही थी, उसका बच्चा मर गया था, उसने कहा मेरा पति विधर्मी है, जिसने मुझे घर से निकाल दिया, और बच्चा मेरा भूख से तड़प रहा है। तो बुभुचितम किम न करोति, तो भूख जो है एक शब्द ऐसा है जिसके तहत जो है कि हीरा लाल
सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अज्ञे जी ने बहुत अच्छा लिखा है। और एक स्त्री के करुण बंधन सूर कर करके उसके बाद उनके मन में आया कि ज्ञान की प्रचार किया कि धर्म एक झूठा है, भूख जो है पहले उसको मिटाना है। तो ज्ञान की परिभाषा ऐसे है कि एक आदमी ज्ञान की खोज में गया, उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कि ज्ञान की खोज में मैं जा रहा हूँ। जब आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कहाँ है ज्ञान? मिल गया आपको ज्ञान? कहे हमको ज्ञान मिल गया, वो पहाड़ पर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिल गया। कहे आपको ज्ञान मिल गया? हाँ मिल गया। तो सभी लोग उस पीपल के पेड़ पास जा करके जो ज्ञान की तलाश करने लगे। और जब उससे पूछा गया कि ज्ञान आपको मिल गया, तो कहे नहीं, ज्ञान तो मेरा लड़का था जो खो गया था, मैं गया तो वहाँ मिल गया। और सभी लोग ज्ञान की तलाश में यहाँ घूम रहे हैं। तो भूख से जो है, पूर्वांचल में भूख से मरते हुए बहुत लोग हैं। शत्रु भूख है, पहले भूख को जीतना है। भूख के लड़ाकों का उन्होंने एक दल बनाया। ज्ञान के तरफ उन्होंने कहा ज्ञान। तभी गौतम बुद्ध ने जब अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भिक्षुओं से कि आपको समझ में आया? उन्होंने कहा नहीं। कहा कि क्यों नहीं समझ में आया? मैं जानता हूँ, क्योंकि आप जब से यहाँ बैठे हैं आपको किसी ने खाना नहीं खिलाया। तो जब आपको ज्ञान की कोई बात करे, कोई भूखा है, तो उसको कोई ज्ञान की बात उसके दिमाग में प्रवेश नहीं कर पड़ती। तो अपना भूख जो है मिटाने के लिए जो है तमाम ऐसी अभाव, अज्ञान, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, उदासीनता, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, तमाम ऐसे कारक हैं जो भूख के तरफ हमको जो है ढकेलती हैं। प्रेमचंद जी ने भी तो धनिया को लिखा था कि गोबर से बीन करके अनाज जो है छान करके खाती थी, इस तरह से अपना भूख मिटाती थी। तो मैं इनका एक फौजी का जो है मैंने एक संपादकीय लिखा था। अज्ञे जी की एक रचना मैंने लिखी थी कि सांप तुम तो सभ्य नहीं हुए, आखिर तुमने डसना सीखा किससे। ये मैं पाकिस्तान के लिए लिखा था एक अपने संपादकीय में। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि तुम समय हो सदा भागते ही रहे, आज तक रूप देखा तुम्हारा नहीं, टाप पड़ती सुनाई से सभी चौंकते, पर तुमने किसी को पुकारा नहीं। सांप की समय का टाप जो है पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे जो है यहाँ से अपनी बात को विश्राम करके आप सभी विद्वत जिनों को और हमारे मातृशक्तियों को और द्विवेदी जी को, अध्यक्ष जी को, सभी को मैं नमन करते हुए, शैली जी को, सभी को नमन करते हुए अपनी बात को मैं सारांश संक्षेप में समाप्त करता हूँ। आप लोगों का सादर अभिवादन, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी बिहार। बहुत अच्छा बोला सर, बहुत कृपया अपना माइक बंद कर। इको आ रही है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसने जो तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा दर्शन? बिल्कुल आप बहुत ये बहुत सटीक जो है आपके संसारिक पर बैठता है। धन्यवाद आदरणीय। कृपया अपना माइक बंद करिए, आवाज इको हो रही है। आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी हमारे साथ हैं, नागपुर महाराष्ट्र। आपकी आवाज इको हो रही है सर अपना माइक बंद कर लीजिए। जी धन्यवाद। अध्यक्ष भाषण हेतु आदरणीय हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र हैं और हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की अध्यक्ष महोदया हैं। और इनको सुनना भी एक विशेष लाभ प्राप्त करना रहता है, मेरे स्वयं के लिए भी, और मैं सोचती हूँ ऐसा ही सभी के लिए होता होगा। उषा सुनहले तीर बरसी, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात भी जल में अंतर्निहित हुई। जो थोड़ा बहुत हमसे छूट भी जाता है वो मैम सारा सब कुछ समेटते हुए और इतना मतलब सहज रूप से अपना उद्बोधन देती हैं कि हम लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय महोदया को। स्वागत है अध्यक्ष के भाषण। धन्यवाद रश्मि मैडम। आज जैसे कि सब जब से बता ही रहे हैं कि आज का विषय है हमारा प्रयोगवाद, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे उनकी रचना। परम आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर, उन्होंने आज जो प्रस्तावनाओं में जो बताया, अपनी सारी समस्याएं बताई कि कैसे वो यहाँ तक इस साहित्य संस्था को लेकर आए हैं और कैसे उन्होंने साहित्य की सेवा करने के लिए आदिकाल से शुरू किया, जहाँ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो तो वंदनीय है ही। उनकी तो कहती है कि बहुत ही वो मतलब इतना मेहनत करते हैं और इतना हम लोगों को लेकर चलते हैं, हम बहुत आभारी हैं। आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर,
और पटल पर इस समय मैं सबको तो देख नहीं पा रही हूँ, वो सारे के सारे जिन्हें मैं उद्बोधित नहीं कर पा रही, लेकिन सबको मैं मन से सम्मान करती हूँ, वंदन करती हूँ। सरस्वती वंदना करने वाली आदरणीय डॉक्टर शैली भागवत जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना मैडम? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है मैम। हम आपको जी। सुनना चाहते हैं, इसलिए सब शांत हैं। जी 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 जी। तो आदरणीय आपका धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर शैली भागवत जी, बहुत सुंदर आपने स्वरचित रचना जो सुनाई सरस्वती वंदना, बहुत सुंदर। और कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव जी, स्वागत करने वाली आदरणीय डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी, जो जैसा कि रश्मि मैडम ने कहा कि आजकल वो बहुत दिखाई देती हैं, अच्छा लगता है देखकर। संचालक रश्मि मैडम हमारी चिर परिचित है, उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, वो जानती है कि हम कहेंगे तो क्या कहेंगे। और आज के जो वक्ता रहे आदरणीय डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, उन्होंने कहा कि अज्ञेय उनके पसंदीदा लेखक हैं, आज भी उनके सिरहाने उनकी रचनाएं रखती हैं। तो अतः जो उन्होंने जो कुछ भी वक्तव्य दिया है वो केवल एक लेखक को दी गई, लेखक के बारे में कहा गया उद्बोधन से ज्यादा उनकी अपनी जो वैयक्तिक जो अनुभूतियां थी उससे जुड़ी हुई लगी। बहुत धन्यवाद मैडम। अभी जैसे कि हम लोग प्रयोगवाद और रचनाएं बात कर रहे हैं, तो हम लोग आधुनिक साहित्य में हैं। तो आधुनिक साहित्य के बारे में हम सब जानते हैं कि यह काल विभिन्न वादों में विभाजित है। इसमें काव्य और साहित्य की विविध विधाओं की प्रवृत्तियों पर चर्चा की गई। जैसे शुरुआत हुई भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और उसके बाद हमारा प्रयोगवाद। इस प्रयोगवाद को प्रारंभ करने वाले सूत्रधार के रूप में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय को हम जानते हैं। अज्ञेय ने कविता की धारा को नई दिशा प्रदान की है। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में। उनका संक्षिप्त परिचय पहले देती हूँ, फिर हम अज्ञेय की विधाओं पर चर्चा करेंगे। अज्ञेय कवि, लेखक, संपादक, अनुवादक थे। इसके अलावा निबंध और यात्रा वृत्तांत लिखा, डायरी लिखी है। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, कई बार जेल गए तथा महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं उन्होंने जेल में ही लिखी। पुरस्कारों की बात करें तो अन्य बहुत सारे पुरस्कारों के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक विशेष पुरस्कार जो उन्हें मिला है वो है गोल्डन वृत्त पुरस्कार, जिसके लिए वो भारत की एकमात्र कवि जिन्होंने यूरोप से ये पुरस्कार पाया। कहानी संग्रह की बात करें, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। उपन्यास 3 उपन्यास लिखे हैं, जैसा कि अभी वक्ता ने बताया। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कविता संग्रह उनके रहे हैं हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। यात्रा वृतांत उनके रहे हैं अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध त्रिशंकु, आत्मनेपथ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक थे। वे प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के संस्थापक प्रवर्तक माने जाते हैं। निर्मल वर्मा जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वे कहते हैं अज्ञेय के कृतित्व को पढ़ते हुए पहली बार मुझे भाषा का चमत्कार महसूस हुआ। वो केवल यथार्थ को ही अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अदृश्य और सूक्ष्म इमोशंस, अनुभूतियों को विचलित करने का औजार भी है। अज्ञेय हिंदी में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युगों की अवधारणाओं को भारतीय संस्कारों के परिवेश में पहली बार परिभाषित करने की कोशिश की। ये निर्मल वर्मा। देखिए अज्ञेय की पंक्तियां, जिसको अभी तक आप जैसे अध्यात्म कहें, मनोविज्ञान कहें, चाहे दर्शन कहें। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। अब बूंदों के बारे में बहुत सारे कवियों ने लिखा, आसमान से गिरती बूंदे, फलानी बूंदे, ठिकानी बूंदे, लेकिन
जो सागर के झाग से उछलती है बूंद, और वो जाके जब सूरज की लाली को पकड़ती है, तो वो जो चमत्कारिक रूप हमको नजर आता है वो केवल अज्ञेय ही बता सकता है। तो मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सुने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन। उन्मोचन मतलब मुक्ति जिसको कहते हैं। उन्मोचन नश्वरता के दाग से मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। अज्ञेय हिंदी के बड़े साहित्यकारों में से एक हैं। हिंदी के संभवतः सबसे विवादास्पद लेखक भी हैं। उनके बोलने पर विवाद होता था और उनके चुप रहने पर भी विवाद होता था। अज्ञेय को अस्वीकार करने की बहुत कोशिश की गई और ये भी कोशिश की गई कि उनको सीमित महत्व दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके आज इतने वर्षों के बाद भी अज्ञेय का साहित्य उसी तरह लोगों को आकर्षित करता है जितना उनके जीवन काल में किया करता था। अज्ञेय ऐसे लेखक थे जिन्होंने विश्व साहित्य के साथ तादात्म्य और एक संवाद स्थापित किया। अज्ञेय शायद पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों के अलावा 1983 में यूरोप का गोल्डन विथ अवार्ड मिला। इसे पाने वाले वो एकमात्र भारतीय कवि हैं। इनके अलावा यह पुरस्कार W.H. ऑर्डन, पाब्लो नेरुदा जैसे विश्वविख्यात कवियों को मिला। यह पुरस्कार पाने वाले अनेक साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो सोचिए कि यह पुरस्कार कितना बड़ा है। इंद्रधनुष रोंदते हुए की भूमिका में अज्ञेय खुद लिखते हैं, वह विकसित मानव है जो जीवन को प्रतिष्ठा दे सकने के योग्य है, अन्यायों और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सकते। वह अपने को औरों से अलग नहीं मानता। मैं एक सेतु हूँ, लेकिन शून्य से शून्य तक सतरंगी सेतु नहीं, वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलाने से बनता है। वे लिखते हैं, तूफान ने मुझे मथा है और वह लय मैंने भी पहचानी। तूफान ने मुझे मथा है, वह लय मैंने भी पहचानी है। छोटी ही है पर सागर मेरी भी एक कहानी। जैसे कि वेदांत में परब्रह्म का एक नाम है सच्चिदानंद अर्थात सत्य चित्त आनंद, तो ये नाम के पिता ने उनके लिए रखा था और उन्होंने उनको घर में सच्चा कहकर पुकारा। उनके घर से कोई भी भाई बहन स्कूल नहीं गया। वे खुद केवल 3 महीने स्कूल गए हैं। कारण यह था कि उनके पिता हीरानंद वात्स्यायन जो थे वो एक बहुत अच्छे पुरातत्ववेत्ता थे। बचपन उनका कश्मीर, नालंदा, लखनऊ जैसे अनेक जगहों पर रहकर बीता था और बड़े होने के बाद अमेरिका, जापान इत्यादि जगहों पर उन्होंने यात्राएं की। अज्ञेय के साहित्य में एक वैश्विक दृष्टि नजर आती है। उसका कारण शायद उनकी यायावरी भी है, जिसके कारण उन्होंने विश्व के समस्त जगहों के, चाहे वो जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे जहां भी वो गए हैं, वहां की सारी जो बातें हैं, वहां की जो मानवीयता है, वहां के जो विचार है, उन सबको लेकर जब उन्होंने साहित्य रचा, तभी उनका साहित्य कितना समृद्ध नजर। अज्ञेय के साहित्य में वैश्विक दृष्टि नजर आती है, उसका कारण उनकी यायावरी ही है। 6 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया था। 6 साल की उम्र वे अंग्रेजी में लिखते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, अंग्रेजों के प्रति उनके मन में रोष भरता गया। 12 वर्ष की उम्र में शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम की किताब उन्होंने पढ़ी। उसमें से एक कहानी निकालकर नियाग्रा प्रपात के बारे में एक कविता लिख डाली। उनकी लिखी कविता सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको 5 रुपए इनाम दिया। उन पैसों से सारा कागज उन्होंने जाके खरीदा और एक पत्रिका शुरू की। अज्ञेय ने उस पत्रिका का नाम था आनंद बंध। पूरी पत्रिका हाथ से लिखते थे और घर परिवार और रिश्तेदारों में बांटा था। इस पत्रिका के लिए 15-20 ग्राहक भी उन्होंने बना लिए थे और ये ग्राहक इतने उच्च कोटि के थे कि बैठकर उनकी जो आनंद बंध जो पत्रिका उन्होंने निकालते थे, हाथ से लिखते थे, उस पर चर्चा होती थी कि अब आगे क्या करना है। और अज्ञेय लेखन को कला और कौशल की चीज भी मानते हैं। वे लेखकों को सलाह देते थे कि यदि वे उपन्यास लिखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने तक अपनी पुस्तक के लिए ज्ञान और अनुभव अर्जित करना चाहिए। अपना पूरा काम पहले नोट्स की शक्ल में लिखा जाए, उसके बाद कथा का एक प्रारूप बनाया जाए, उसे अलग अलग चैप्टर में विभाजित किया जाए, तब लिखना शुरू किया जाए। उनका नाम अज्ञेय कैसे पड़ा, इसके लिए बहुत अच्छी मतलब कैसे नाम पड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ।
दिल्ली जेल में रहते अज्ञे ने कहानी लिखी और अपने कुछ खास संपर्कों के माध्यम से प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार के पास पढ़ने के लिए भेजा। जैनेन्द्र ने कहानी प्रेमचंद के पास भेजी और कहा, कहानी के लेखक का नाम अज्ञे है। अज्ञे अर्थात अज्ञात, या फिर ये बताया नहीं जा सकता क्योंकि वो जेल में है और उसकी अपनी पहचान बताना सही नहीं। तब प्रेमचंद ने अज्ञे नाम से उस कहानी को हंस में प्रकाशित किया। इस तरह देखें तो उन्हें अज्ञे नाम देने का श्रेय जैनेन्द्र और प्रेमचंद दोनों को जाता है। वैसे खुद अज्ञे को यह नाम पसंद नहीं था, इसके बावजूद वे इसी नाम से लेखन कार्य करते रहे और दुनिया भी उन्हें इसी नाम से जानती। पहली कहानी छपते ही जेल में उनके लेखन का कार्य ने फिर रफ्तार पकड़ी। उनको लगा कि मैं लिख सकता हूँ, मैं लेखक बन गया। शेखर एक जीवनी जेल में लिखी गई। उन्होंने एकांत पाने के लिए जेलर से रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके अपने लिए एक अलग से कमरा उन्होंने बनवा लिया कि मैं यहाँ लेटर सबके साथ रहकर नहीं लिखता। जो मैंने अभी आपसे कहा कि वो लेखकों को कैसे प्रेरणा देते हैं, वो उन्होंने अपनी रचना में लिखा। उनकी वो रचना है, मैं प्रयत्न करता हूँ अनुभव के विस्तार और गहराई को बनाए रखना, इसलिए नोट्स लेता रहता हूँ, प्लानिंग करता रहता हूँ। यहाँ तक कागज पर लिखने से पहले रचनाओं को मन में ही लिख लेता हूँ। अच्छे वाक्यों, कथोपकथन के अंशों और मार्मिक उक्तियों को जो हमेशा मैं नोट करता चलता हूँ। कौन कहाँ जाएगा यह पहले ही अंकित कर लेता हूँ। कोई अच्छी इमेज सूझती है तो उसे लिख लेता हूँ। वाद विवाद के लिए प्रश्न लिख लेता हूँ। उपन्यास लिखते समय अपने भंडार में से कुछ युक्त जो सामग्री होती है निकालकर उसे उसी स्थिति के अनुसार ढाल लेता हूँ, और यही प्रेरणा वो अपने अन्य लेखकों को कहते हैं। इस प्रकार से लेखन कार्य किया जाना चाहिए। जेल में अज्ञे ने अंधेरे में लिखने का भी अभ्यास कर लिया। कागज, पेन, पेंसिल सिरहाने रख के सोते थे। वो जो सूझता था तो अंधेरे में लिख डालते थे। अज्ञे को प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। वे कहते थे, प्रयोग के साथ वाद लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेखक के लिए कोई नया प्रयोग करना कोई वाद नहीं, बल्कि उसका सहज स्वभाव है। कोई भी बड़ा लेखक, कोई भी बड़ा कलाकार लिख पर चलना नहीं चाहता, वो तो अपने लिए नए नए प्रयोग लगातार करना चाहता है। अज्ञे ने भी बेशुमार प्रयोग किए। उन्होंने छंद में भी लिखा, मुक्त छंद में भी लिखा, कविता के भीतर गद्य काव्य का भी प्रयोग किया, जिसे खलील जिब्रान गद्य गीत कहते हैं। कविता, कहानी और उपन्यास में भी नए नए प्रयोग किए। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सारी रचनाएं नयापन लिए हुए हैं। अज्ञे की रचनाओं में आधुनिकता का बोध होता नहीं, बल्कि अंतर्धारा के समान बहता हुआ नजर। इस उनकी पंक्तियां सुनिए। इस विकास गति के आगे है कोई दुर्गम शक्ति नहीं। इस क्योंकि उनको खुद पर विश्वास था, उन्होंने आस्था कभी ईश्वर पर या किसी पर नहीं की है। उनकी पंक्ति में देखिए, इस विकास गति के आगे है कोई दुर्गम शक्ति नहीं जो जग की सृष्टा है। मुझको तो ऐसा विश्वास नहीं। मैं भी एक प्रवाह में हूँ, मैं भी एक प्रवाह में हूँ, लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। अभिभूत होना चाहता हूँ, मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ जो मेरे भीतर है। तो उन्हें खुद पर विश्वास था, औरों पर नहीं। अज्ञे हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र की खोज करने वाले आरंभिक रचनाकार थे, और ऐसा करते समय वे वैश्विक समकालीनता के साथ भी चल रहे थे। मानवीय स्वतंत्र अस्तित्व की प्रतिष्ठा और व्यक्ति स्वातंत्र की खोज ये उनकी साहित्य साधना है। वे मनुष्य की आंतरिक शक्ति को ही पूज्य मानते हैं। वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, बुद्ध कहते हैं अत्तदीपो भव। अज्ञे इन्हीं पुरानी वैचारिकता और आधुनिकता का सम्मिश्रण है। हिंदी कविता और कविता के साथ जुड़ी पत्रकारिता, संकलन, संपादन आदि को सुव्यवस्थित करते हुए दो काव्य आंदोलनों को दिशा देने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अज्ञे ने किया। अज्ञे कम से कम तार सप्तक से लेकर नई कविता के अंत तक 40 से लेकर 60 के दशक तक हिंदी कविता के केंद्रीय व्यक्ति थे। उन्होंने चार सप्तक निकाले। इस तरह कुछ कवियों को सप्तकों के माध्यम से हिंदी कविता में सामने लाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने उन काव्य संकलनों की भूमिकाओं में काव्य रचना की एक विशेष दृष्टि की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए प्रयोगवाद और नई कविता की धारा को वैचारिक आधार प्रदान करने का काम किया। इसके अलावा
स्वयं वे जैसी कविताएं लिखते थे वैसे ही कविताएं लिखने वाले अनेक कवियों को भी उन्होंने प्रेरणा दी। मैनेजर पांडे और श्री अशोक वाजपेयी, इन लोगों की चर्चाओं के बीच में मैंने उनकी चर्चाएं सुनी है, उससे जो कुछ निष्कर्ष निकाल पाई हूँ वो ऐसा है। अज्ञेय ने आधुनिकता और परंपरा के संबंध को परिभाषित करने, उसको प्रश्नांकित करने और आधुनिकता को उसके दंभ से बचाने और परंपरा को उसकी जड़ता से उबारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अज्ञेय कहते हैं कि परंपरा कोई पोटली नहीं है, परंपरा कोई पोटली नहीं है कि जिसको आप उठाकर निकल पड़े, परंपरा तो बूंद बूंद रिसेगी तभी उसका महत्व बढ़ेगा। अज्ञेय बौद्धिक चिंतक रचनाकार, मननशीलता उनकी रचनाओं में व्याप्त है। उनकी कहानियां केवल जीवन का चित्रण नहीं देती बल्कि चिंतन के माध्यम से जीवन गहराई में प्रवेश करती है। इसलिए अज्ञेय की कहानियों की बड़ी दुनिया उनकी चिंतनशीलता से भी जुड़ी हुई है। पोट्री की बात देखी जा सकती है, उनकी कविताओं में भी चिंतनशीलता और मननशीलता हमको नजर आती है। अज्ञेय विज्ञान के छात्र थे, बीएससी की थी, अंग्रेजी में एमए कर रहे थे, तभी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े, क्रांतिकारी दल से जुड़े, भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे, बम बनाना जानते थे, बम बनाते थे और बम बनाते ही पकड़े गए। 4 वर्ष की जेल हुई, 2 वर्ष घर में नजरबंद रहे। तो कारावास में रहकर मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया और फिर वहां रचनाएं की। नदी के द्वीप की कुछ पंक्तियां देखिए। द्वीप है हम, यह नहीं है श्राप, द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के कुरोड़ में। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, माँ इसकी संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, कभी तुम्हारा आवाज कहाँ से आ रही है इस तरह से? हाँ, किसी का माइक ऑन है। किसी का माइक चलो, माइक बंद कीजिए प्लीज। महेश जी के नाम से जो जुड़े हुए हैं, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। आवाज कट रही है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ढंग से सुन सके सब। आपसे अनुरोध है, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। आदरणीय महेश जी के नाम से जो जुड़े हुए हैं, कृपया अपना माइक। जी धन्यवाद। जी मैम। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, माँ इसकी संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर भराता रहे। फिर छिनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे, कहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मातः उसे फिर संस्कार तुम दे। ये नदी के द्वीप में वो नदी से कहते। अज्ञेय ने भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर भी अनेक कहानियां लिखी। हालांकि भारत विभाजन की त्रासदी पर हिंदी में यशपाल, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी जैसे रचनाकारों ने कलम चलाई है, लेकिन अज्ञेय ने भारत विभाजन की त्रासदी पर जो कहानियां लिखी है, उनका विषय फैलती हुई सांप्रदायिकता और हिंसा मात्र नहीं है, जैसा कि आमतौर पर जो भी उस कालखंड में उस विषय पे जो लिखा गया है उसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, हिंसा नजर आती है। लेकिन अज्ञेय ने केवल वो नहीं चित्रित किया, बल्कि सांप्रदायिकता और हिंसा के कारण मानवीय मूल्यों में जो विघटन, मानवीय आस्थाओं का क्षरण, उस संकट को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया। अज्ञेय केवल संकट और त्रासदी के रचनाकार नहीं है, बल्कि संकट और त्रासदी के भीतर छुपे हुए जो मानवीय मूल्यों के अंकुर हैं, उन अंकुरों के प्रति विश्वास और आस्था का स्वर अज्ञेय की कहानियों में, रचनाओं में मौजूद है। शरणार्थी कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। मानवीय भविष्य पर, मनुष्य के स्वभाव पर, संबंधों पर, मानव की चेतना पर निष्कंप विश्वास अज्ञेय को है। वह कविता में भी है, उपन्यास में भी है, कहानियों में भी है, उनकी हर रचना में। अज्ञेय की कहानियां आत्मकथात्मक है। द्रोही, लेटर बॉक्स, चिड़ियाघर, मेजर चौधरी की वापसी, छाया, कलाकार की मुक्ति इत्यादि। अज्ञेय ने भाषा की दृष्टि से हिंदी कहानी को बहुत समृद्ध किया है, शिल्प के स्तर पर एक नई दिशा दी। कृष्णा सोबती, जो कि बहुत प्रसिद्ध रचनाकार है, उन्होंने अज्ञेय को लेकर एक रचना लिखी है। उनके नाम अज्ञेय को लेकर, अज्ञेय इस शब्द को लेकर उन्होंने रचना लिखी है। अज्ञेय अपने होने में केवल अज्ञेय नहीं थे, ज्ञेय भी थे।
मेरा थोड़ा गला खराब है। अज्ञेय अपने होने में केवल अज्ञेय नहीं थे, ज्ञेय भी थे। अज्ञेय दूसरों के सदर्भ में केवल अज्ञेय नहीं थे, ज्ञेय भी थे। अज्ञेय शिखरों पर, सागर तक, बालू पर, दुविधा से नहीं, दुविधा में नहीं, जूझे अपने से अपने तक का अंतराल। अज्ञेय शिखरों पर, सागर तक, बालू पर, दुविधा से नहीं, दुविधा में नहीं, जूझे अपने से अपने तक का अंतराल। अज्ञेय सरोकारों की दुनिया से परे अपने ही संघर्ष में जुटे रहे। अज्ञेय सरोकारों की दुनिया से परे अपने ही संघर्ष में जुटे रहे, आत्ममंथन करते रहे, लोक मंगल की चिंता में चिंतन करते रहे। अज्ञेय की पंक्तियां सुनिए, बहुत सुंदर है। मैंने कहा, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 वर्षों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर खड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद बढ़ता छिपता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सख्त रहते हुए, संतुलित शांत रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके, भीतर से सधे खड़े। हम नदी के साथ साथ सागर की ओर गए, हम नदी के साथ साथ सागर की ओर गए। नदी सागर में मिली, हम छोड़ रहे। नारियल के खड़े तने हमें लहरों से अलगाते रहे। नदी की नाव न जाने कब खुल गई, नदी ही सागर में घुल गई, हमारी गांठ ना खुली। हम फिर लौटकर गली गली अपनी पुरानी अस्तित्व की कोह में भरमाते। बहुत बड़ी। विद्यानिवास मिश्र के साथ में उनकी जो बातचीत हुई है उसका मैंने साक्षात्कार को देखा है, तो उसमें विद्यानिवास मिश्र उनसे पूछते हैं, क्योंकि अज्ञेय की रचनाओं में जंगल, नदी, पहाड़ ये बहुत बार आता है, तो ये बार बार आता है, इसलिए विद्यानिवास मिश्र ने उनसे प्रश्न पूछा, आपको मनुष्य की संस्कृति के विकास में वन इतना महत्वपूर्ण लगता है, क्यों? जबकि पश्चिम की मान्यता है और वो ये मानते हैं कि वन आदिम अवस्था है, बल्कि संस्कृतिहीनता की अवस्था है वन की अवस्था। अज्ञेय ने उत्तर क्या दिया? अज्ञेय कहते हैं, अगर वो ऐसा मानते हैं तो वो उस आदिम अवस्था से बाहर कभी निकल नहीं पाते। एक वन है जो सनातन अवस्था है, अगर पहचान बनी ही रहे तो विकास सहस्वभाव होता है। अगर आप ये जानते हैं कि मैं पहले क्या था तो विकास करना आसान है, अगर आप नहीं जानते कि मैं क्या था तो विकास होगा ही नहीं। तो जो अपने सनातन को भूल गए, जो अपने पूर्व स्थिति को भूल गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते, ये स्पष्ट उन्होंने। तो वो कहते हैं कि वन तो सनातन अवस्था है, अगर पहचान बनी रहे तो विकास सहज भाव से होता है, और हम ये मान सकते हैं कि शायद पशु से मनुष्य तक का विकास हुआ होगा, लेकिन मनुष्य जब बनता है तो उसकी चेतना ऐसी है कि वन की पहचान को बनाए रखते हुए ही वो समझ पाता है कि अपने को मनुष्य रूप में पहचानने, अगर ऐसा नहीं करता है वो वन से मुक्त नहीं होगा, मतलब वो वन्यता से मुक्त नहीं होगा, मतलब जंगलीपन से बाहर नहीं निकल पाएगा, सभ्य नहीं बन पाएगा अगर उस बात को भूल जाए। मत आगे वो कहते हैं, मेरी बाकी ये है कि मेरी रचना में वनों का काफी उल्लेख आता है, उनके बीच रहा भी हूँ ना, बचपन से ही जंगलों में, निर्जन प्रदेशों में रहता आया हूँ, और ऐसे प्रदेश में खासकर मेरे जीवन की लिखने की अवधि लंबी रही। उसमें चीड़ वनों का एक विशेष स्थान रहा, और उसकी प्रत्येक ध्वनि को, पक्षियों की बोली को, वहां के कीट पतंगों की बोली को, सबको अलग अलग मैंने सुनकर और मन में रखा। बाकी जो पहाड़ों में, जंगलों में, नदी नाले, जलप्रपात, इसकी जो आवाजें होती है ना, उनका अपना एक स्थान होता है। अज्ञेय अपने समकालीन लेखकों के घनिष्ठ संपर्क में रहे। नामवर सिंह कहते हैं, अज्ञेय साहित्य की विभूति है, उनका स्थान सुरक्षित है, उनका महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि उनका स्थायी महत्व भी। यह अवश्य है, अज्ञेय जिस प्रकार के कवि हैं वे एक विशेष कोटि है। जैसे मध्यकालीन हिंदी साहित्य में मैं बिहारी लाल को मानता हूँ, आधुनिक कवियों में मैं महादेवी को मानता हूँ, उसी तरह से सीमित मानवीय सरोकारों के बीच अज्ञेय मुख्यतः जो शब्द शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और वे वाक्य चित्त कवियों की कोटि में या श्रेणी में आते हैं, रस चित्त कवि की कोटि में वे नहीं आते। मतलब केवल रस को लेकर नहीं चलते, वो अपनी वाणी से वहां अपनी वाणी देते हैं जहां आवश्यक। केवल रसमय होने के लिए, छंदमय होने के लिए रचना नहीं लिखी।
उनकी कविता बहुत सुंदर है। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़, इसमें देखिए कि उनकी जो फिलोसफी जो आप कहते हैं, जो दार्शनिकता है, कैसे आती है। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पहाड़ की पगडंडी सकरी पथरीली पर स्पष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई भरोसेदार। पगडंडी वो जो निश्चय ही एक दिन तुम्हें पहाड़ पर पहुंचा दे। और सागर की लहर विशाल, चिकनी, सपाट, फिसलती, हमेशा अज्ञात अदृश्य को देखती हुई बेभरोसा और आवारा। लहर जो न कहीं पहुंचेगी न पहुंचाएगी, लहर जो न कहीं पहुंचेगी न पहुंचाएगी न पहुंचने देगी, हाँ डुबाएगी नहीं, तो वही लौटा लाएगी जहां से चले। मतलब बावजूद इसके मैं लहर को चुनी, मुझे कोई मंजिल नहीं चाहिए, मैं रास्ते में जो कुछ कर रहा हूँ उसी में खुश हूँ, सिवाय इसके कि वह तब नहीं होगा, मतलब ये लहर वैसे ही नहीं रहेगी। ठीक है दोस्त, मैंने लहर चुनी, तुमने पगडंडी, तुम अपनी राह पर सुख से रहो, जानते हो कि कहाँ हो, मैं मानता हूँ इतना ही बहुत है, यह भी जानता हूँ कि आशीर्वाद में हूँ। जियो मेरे दोस्त, जियो जियो जियो। अज्ञे की कविताओं में प्रकृति का चित्रण, मानव मन की जटिलताओं का चित्रण है। उन्होंने कविता और समाज के बीच संबंधों का चित्रण किया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उनका व्यंग जो है वह इत्यलम है। अभी जैसे समाप्त कविता तो एक है उनकी, लेकिन इत्यलम जो कविता है वो उससे भी विशेष एक व्यंग है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारतीय समाज में दिखावा, पाखंड, अंधविश्वास व्याप्त है। अज्ञे हिंदी साहित्य में अद्वितीय और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। अज्ञे की रचनाओं में व्यक्ति, समाज और प्रकृति के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि दिखाई देती है। वे आधुनिक भारतीय जीवन के यथार्थ को व्यक्त करते हैं और मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। अज्ञे ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, समाज को नहीं। अज्ञे ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, समाज को नहीं। वे प्राचीन भारत के अनेक मनुष्यों के समान और 20वीं सदी के आधुनिक यूरोप के अनेक लेखकों की तरह अस्तित्व की चिंता को मनुष्य की मूल चिंता मानते हैं। यदि व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा तो समाज का अस्तित्व भी नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, उसकी निजी चिंताएं समाज की चिंताओं से अधिक बड़ी हो सकती हैं और उसे जीने के लिए लगातार समाज से संघर्ष भी करना पड़ सकता है। यही अज्ञे की रचनाओं का मूल है। यही दोस्तावस्की, कामों, सार्त्र रचनाओं में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। इस तरह के साहित्यकारों का अस्तित्व चिंता करने वाले, अस्तित्व का चिंतन करने वाले साहित्यकारों का वैश्विक परिवार बनता है और अज्ञेय उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें अपने पूरे समय के साथ संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष एक मौन संघर्ष, उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई मोर्चे नहीं निकाले, लेकिन वो जीवन भर मौन संघर्ष करते रहे। अज्ञेय ने अपने तरफ आने वाली हर आलोचना को झेला और अंततः अपनी रचनात्मक शर्तों के साथ साहित्य का सृजन किया है। अज्ञे का साहित्य शक्ति, सामर्थ्य और आवेग से भरा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। आपने सचमुच, मैंने कहा था ना, जैसे कुछ छूट गया वो सारा समेट लेते हैं आप। आपने बहुत सारे विस्तृत रूप से आपने बताया। जो मैं सोच रही थी कि आगे इसका नाम कैसे पड़ा ये भी बता देते तो अच्छा था, आपने उसको भी ले लिया। जो मैं सोचती हूँ कि ये और बता देते हो, आप अपने सारे उसमें ले लेती हैं। ये आपकी विशेषता है। बहुत सुंदर आपका अध्यक्षीय उद्बोधन, जानकारी से भरपूर। और मेरे ख्याल से मैं जो YouTube बनाती हूँ, ये अगर बच्चों को भेजा जाए, कॉलेज के बच्चों को, तो बहुत जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी से अनुरोध है, आप कॉलेज में या स्कूल से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए बच्चों को अवश्य ये YouTube वाला आप ये वीडियो भेजा कीजिए, जैसे कि वो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। और अब हम आभार की ओर चलते हैं। सचमुच अगर मैं कहूँ कि प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े संघर्षों, बड़े बड़े व्यक्तियों या समुदायों, बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण नहीं किया। उसने व्यक्ति के अंतर संघर्षों, क्षणों की अनुभूतियों और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी संवेदनाओं और मन की विभिन्न स्थितियों को लेकर छोटी छोटी तीव्र प्रभावशाली कविताएं लिखी हैं। और सचमुच यह एक तरह से कला में मूल प्रश्न विषय की महत्ता या लुप्तता का नहीं है। मूल प्रश्न है उसे ईमानदारी के साथ जीकर व्यक्त करने का। लघु मानव को उसकी समस्त हीनता और महत्ता के संदर्भ में
प्रस्तुत किया गया है और प्रयोगवादी कविता ने उसके प्रति सहानुभूति दृष्टि से सोचने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। मनुष्य अपनी समग्र दुर्बलताओं, हीनताओं, लघुताओं और महत्ताओं के बीच यथार्थ है। अतः यथार्थ मानव की सृष्टि के लिए उसके जटिल परिवेश को अंकित करना कर्म है और यही किया गया है। और मैम ने भी बताया जैसे कि अज्ञेय जी ने कैसे लिखना भी सिखाया है एक तरह से, चाहे वो कहानी हो, कविता हो। आदरणीय महोदया के उद्बोधन में उन्होंने बताया कि कैसे वो लिखना सिखाते थे कि और अच्छा कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को आपने समेटा है अपने उद्बोधन में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। और अब हम चलते हैं आभार व्यक्त हेतु। आदरणीय हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी बहन डॉक्टर कृष्णा मणिश्री जी, जो कि हमारे साथ हैं कर्नाटक से, मैसूर से, कर्नाटक से। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय कृष्णा मणिश्री जी का, जो कि वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई हैं और उसके लिए नित्य निरंतर प्रयास कर रही हैं कि वो उसमें कितना अच्छा काम कर सकें। तन मन धन से वो लगी हुई हैं। ससम्मान स्वागत है आपका आदरणीय बहुत कृष्णा। बहुत आभार डॉक्टर रश्मि जी, बहुत ही सुंदर संचालन हमेशा की तरह। धन्यवाद। सभी का स्वागत। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी की 227वीं और 51वीं कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। परंपरा है कि जिन्हें आमंत्रित किया है ससम्मान विदा करना भी हमारा दायित्व है। इस आभार के भार का दायित्व संयोजिका पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी ने मुझे सौंपा है। इसका बहुत बहुत आभार। इतनी सुंदर गोष्ठी की आप आयोजिका हैं और हमेशा से करती हैं आयोजन। आज तकरीबन 37 श्रोता पूरे देश से जुड़े हैं। आप सभी का धन्यवाद। गोष्ठी की शुरुआत प्रिय शैली भागवत आस जी, जो इंदौर से हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर मधुर कंठ से माँ शारदे की स्तुति प्रस्तुत की, जो उनकी स्वलिखित थी। आपका बहुत बहुत आभार। आप आई हम सभी के बुलाने से, आपका बहुत बहुत आभार। उसके बाद सरस्वती वंदना के लिए उसके बाद सरस्वती वर्मा जी ने, क्षमा कीजिएगा, सरस्वती वर्मा जी जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर और आत्मिक रूप से सभी का स्वागत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रेरणा के स्रोत, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी ने हमेशा की तरह विषय पर अपनी प्रस्तावना दी और संस्थान की 4 राष्ट्रीय विशेष गोष्ठियों के विषय में बताया, संस्थान की पत्रिका के बारे में भी बताया। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पत्रिका में अपनी रचनाएं जरूर दें। उसके बाद हमारी पहली वक्ता आदरणीय डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, जो बैंगलोर कर्नाटक से हैं, जो संस्थापिका है अभ्युदय संस्थान की। आपका वक्तव्य बहुत ही प्रेरणादायी रहा आदरणीय। विद्या ददाति विनयम, आपके उद्बोधन से यही परिलक्षित होता रहा कि आपने जो भी कहा पढ़कर सारगर्भित रूप में कहा और आपकी विद्वता, आपकी विनयता उससे परिलक्षित होती रही। आपका बहुत बहुत आभार। आपके चिंतन का और समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय। उसके बाद हमारे आदरणीय सदस्य गुप्तेश्वर उपाध्याय जी ने भी अपना छोटा सा वक्तव्य बहुत ही सुंदर दिया। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आज की हमारी अध्यक्षा और हमारे संस्थान की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पिटारे से कुछ ऐसा लाकर हमें सुनाती हैं जो वर्षों पढ़कर सुनकर भी हमें प्राप्त नहीं होता है। इस विशेष अध्यक्षीय भाषण हेतु आपका बहुत बहुत आभार। हम सभी आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और इसके साथ ही बहुत बहुत आभार हमारी संचालिका, सुंदर सी प्यारी सी इतना सुंदर उद्बोधन करती हैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी का। और अंत में मैं 4 लाइन आप सभी के नाम करती हूँ, हमारे श्रोताओं के भी नाम करती हूँ, श्रोताओं का नाम लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर शोभा जैन, अनीता सक्सेना जी, विजय भारती जेलदी जी, अवंतिका शर्मा जी, चंदा प्रहलादका जी, जयबुनिसा एमडी जी, श्वेता मिश्रा जी, राणा प्रताप जी, प्रोफेसर डॉक्टर भरत चेनकर जी, ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जो हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, बाबला गरेवाल जी, मांडवी सिंह जी, रेखा रानी जी, गुप्तेश्वर उपाध्याय जी, डॉक्टर सुनील कुमार चतुर्वेदी जी, मणि प्रभा जी,
लतिका यादव जी, आशा बोरा जी, पद्मिनी भारती जी, डॉक्टर संध्या सिन्हा जी, रश्मि लहर जी, सोनू कुमार जर्नलिस्ट जी, महेश प्रभा जी, अर्चना त्रिपाठी जी, शैलजा रोला जी, डॉक्टर रंजीत सिंह अरोड़ा जी, फरहत निसा खान जी, रेखा अग्रवाल जी, रूपाली दिलीप चौधरी जी। और 4 लाइनें आप सभी के नाम करती हूं कि विजया ने की है जीत अपने नाम, विजया ने की है जीत अपने नाम, इंदु गुप्तेश्वर करते अज्ञे का ज्ञान, शैली ने मधुकंठ से ली वंदना की तान, स्वागत का भार संभाला सरस्वती को प्रणाम, सचिव गोकुलेश्वर करते अपनी बातों से मुग्ध, संचालिका रश्मि की वाणी बहुत ही प्रबुद्ध, संयोजिका पुष्पा ने किया है पुष्पित यह गोष्ठी, कृष्णा करती आभार सभी के मन में हो संतृप्ति, सभी श्रोताओं का हृदय से आभार प्रेषित है, आपकी उपस्थित सदा करती स्नेह सिंचित है, करबद्ध धन्यवाद आपको, करबद्ध आपका आभार, मिलते हैं एक नई गोष्ठी में और सुनते हैं कुछ अनसुना सार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः स्नेहिल धन्यवाद प्रकट करती हूँ और सुंदर संचालन कर रही आदरणीय रश्मि चौबे जी को माइक सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और सचमुच ये हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की विशेषता है, इसमें स्वागत भाषण और आभार कविताओं में होते हैं, ये और कहीं कम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है। इतना सुंदर और मुस्कान से आपने आभार किया कि सचमुच लोग अपने आप को आभारी समझ रहे होंगे। आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय, बहुत सुंदर आभार व्यक्त करने के लिए। और आपके साथ साथ सभी के लिए चंद पंक्तियां और आदरणीय अध्यक्ष महोदया से अनुरोध करूंगी, पूछना चाहती हूँ कि क्या कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाए। जी मैडम। जी धन्यवाद। अज्ञे जी की चंद पंक्तियों से कार्यक्रम समाप्त करना चाहूंगी। चलो उठें अब, चलो उठें अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखें क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतसैया शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। और मैं ये कहूंगी, मैंने इसको परिवर्तन करते हुए आज के हिसाब से कर दिया है कि उजले में दुबके हिंदी प्रेमी बैठे हैं वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने। और सचमुच हम प्रेमी सभी हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं। आप सभी को नमन करती हूँ। और अगले महीने 30 तारीख की है, फरवरी में 28 थी, मैम ने टोक दिया था मुझे अभी याद है 30 तारीख को फिर मिलेंगे हम सब इसी तरह से, एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए। और सबका साथ सबका विकास ही कहूंगी, सबका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी से अनुरोध है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो अवश्य भेजें, जिससे कि हमारी जो वक्ता हैं या महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय इतना पूरा तैयारी करके आते हैं वो लोग, उनका ज्ञान जन जन तक पहुंचे। और उस विषय पर अगर हमारी ये गोष्ठी बच्चा देख ले तो वो ज्ञानार्जन कर सके, तो सार्थकता हो जाएगी इतनी मेहनत की। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है। और जो भी लोग प्रमाण पत्र चाहते हैं इस गोष्ठी में, तो बैनर पर जिनका नाम नहीं है उसके अलावा सभी हमारी ईमेल पर आप बता सकते हैं आदरणीय गोकुलेश्वर सर को, तो प्रमाण पत्र भी मिल जाएंगे। आदरणीय पुष्पा शैली मैम दिखाई देने लगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया, आपने ये इतनी ही सुंदर संयोजन करती हैं कि सचमुच बहुत अच्छा लगता है कि विषय पर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को शुभ रात्रि। अगली बार हम फिर से मिलेंगे इसी तरह से आभासी गोष्ठी पर। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। हेलो, हाँ मैम, सर ने मना कर दिया था। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करूँ, 1 मिनट।